Good morning, class. Today we have to start with treatment of osteoporosis. पिछले osteoporosis के वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मैनी अदर थिंग्स, उसका कॉम्प्लिकेशन, उसके क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स पढ़ लिए हैं एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. एंड अभी उसका ट्रीटमेंट बाकी था एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बाकी है, तो आज हम वही शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें कि ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स आएंगे. तो देर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. These are the biphosphonates, hormone replacement therapy, and raloxifene, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ये आपकी दवाइयों के नाम हैं. इसमें आपको आपके लेवल पे सिर्फ आपको ये नाम पढ़ने हैं. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ अ वेरी कॉमनली यूज इन विमेन फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फॉर मेनली 2 रीजन्स. इसमें ये होता है, कल मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर विमेन in for osteoporosis is lack of estrogen because of early menopause or menstrual cycle or many other things. तो इसमें ये होता है कि हम बाहर से पेशेंट को हार्मोन इंजेक्ट करते हैं या उसको बाहर से सप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. तो ये क्यों किया जाता है? बिकॉज many women will start HRT while going through the menopause to help control the symptoms associated with menopause and then continue to use it for some time for bone protection. अब हमारी बॉडी में मेनोपॉज होने के बाद, फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज होने के बाद ईस्ट्रोजन तो निकल नहीं रहा है. अब क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है बोन डेंसिटी भी कम होगी. तो जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है उसी समय से उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाने स्टार्ट हो जाता है एंड ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता है सो दैट बोन्स प्रोटेक्टेड रहें in the old age. Next is hormone replacement therapy is more cost effective option when targeting high risk women at the menopause. ये cost effective है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है comparatively to other things. Hormone replacement therapy is best prescribed for the 5 or so years during just and after the menopause. ये just after the menopause के बाद या उसके काफ़ी टाइम बाद भी लगभग कम से कम 5 साल के लिए दिया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. After this time, many women may wish to change to another treatment, but some may choose to stay on HRT longer. कुछ लोग जिनको आराम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है, वो इसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर ही रुकते हैं. बट कुछ लोग जिनको दिक्कत होती है वो इस थेरेपी से चेंज होकर किसी और थेरेपी की तरफ जाते हैं, जैसे सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. और ये भी एक तरह का ड्रग है, दवाई है. नेक्स्ट है हमारा डाइटरी मैनेजमेंट, कि हम डाइट से किस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन बोथ हेल्थ. द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ बोन, द एस्टेरॉइड्स, the osteoids needs to be mineralized to give the bone its hardness and strength. मतलब हमें डाइट में ऑब्वियसली कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे कि हमारी बोन का मिनरलाइजेशन हो, मतलब बोन दोबारा से बने, बोन में जिस चीज़ों की कमी हो रही है वो कमी पूरी हो जाए. तो हमको ऐसा डाइट प्लान चाहिए. द की मिनरल रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज कैल्शियम. हमें, आप सब जानते हो हमारी बोन्स जो हैं वो कैल्शियम की बनी हुई हैं, तो मोस्टली हमको कैल्शियम की ही ज़रूरत होती है. कैल्शियम इज़ फ्रीली अवेलेबल इन आर डाइट्स विद मेनी रिच फूड्स सच एज सोर्स अवेलेबल. नेक्स्ट है कैल्शियम एंड विटामिन D3. ये मैंने रेगुलर क्लासेस में भी बताया है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी साइड बाय साइड साथ में चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड. इनको आप अलग अलग लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये साथ में ही एक्चुअली काम करते हैं और साथ में ही एब्जॉर्ब होते हैं. तो इन सम केसेस हाउएवर कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स आर यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑन देयर ओन. विटामिन डी इज़ रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम को अगर हमें मेटाबोलाइज करना है, उसका मेटाबॉलिज्म करना है, तो उसके लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी. बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में. इसलिए इन दोनों को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है. एंड वी नॉर्मली गेट मोस्ट ऑफ वॉट वी नीड फ्रॉम द सनशाइन. तो जितना हमको ज़रूरत होता है वो मोस्टली हमें सूरज की रोशनी से मिल जाता है, सनशाइन से मिल जाता है. एल्डरली पीपल इन पर्टिकुलर आर ऑफन अनेबल टू गो आउट एंड अबाउट and may very well be deficient in this vitamin.
जो लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं उनको हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बिकॉज उनको सनराइज़ नहीं मिलता, उनको सन शाइन बिल्कुल नहीं मिलती है। ये हमारा मेडिकल और डाइटरी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज़ आर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो हमारा मेन एम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कराएंगे उसको हमको बहुत बहुत ज़्यादा संभाल के कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बोन्स हैं पेशेंट की वो ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं, वो टूटने की कंडीशन में है। तो ज़रा सा भी ज़्यादा ताकत पेशेंट में फ्रैक्चर कॉज कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइजेस देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस हम कराते हैं। Exercise has two important roles in the prevention of fractures. Firstly, it is shown to aid bone density. हम जितना ज़्यादा पेशेंट को मोबाइल रखेंगे, जितना ज़्यादा उसको एक्टिव रखेंगे, उतना ज़्यादा बोन की डेंसिटी इंक्रीज होगी. एंड सेकेंडली, इट टोन्स एंड स्ट्रेंथन्स मसल्स, thereby ensuring good balance, coordination, skeletal support. मसल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। अकेला हड्डियों का ढांचा जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं, वो अकेला खड़ा होकर कुछ भी नहीं कर सकता टिल द टाइम उसमें मसल्स ना हो। तो हम एक्सरसाइजेस से पेशेंट की मसल्स पे भी काम करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनको टोन करेंगे, सो दैट बोन भले ही हमारा थोड़ा सा कम वजन उठा पाए, बट बोन को सपोर्ट करने के लिए मसल्स हमारी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। Bone is designed to bear certain stresses and loads and appears to be at its healthiest when this functional use is maintained. तो जब हमारी जो बोन बनाई है, हमारी जो बोन का एवोल्यूशन हुआ है, वो हुआ ही इसलिए है सो दैट वो स्ट्रेस को बियर कर पाए, लोड को बियर कर पाए। और जब उस पर स्ट्रेस और लोड कम पड़ने लगता है, उसकी वजह से भी बोन मास डेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन जब हम धीरे 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 करके, एकदम से नहीं करेंगे, बट धीरे 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 करके जैसे जैसे हम बोन पे वापस से स्ट्रेस या लोड डालना शुरू करेंगे, तो बोन वापस से अपना स्ट्रेस और अपनी फंक्शनल यूज़ मेंटेन करने लगेगी। Many people are not used to doing any regular exercise and would need to start very gentle and carefully. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या हम लोग भी हैं, तो नॉर्मली या हम नॉर्मल डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट जो नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते एंड ऑस्टियोपोरोटिक हैं, उनका हमको ट्रीटमेंट प्लान बहुत धीरे और बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट धीरे 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 करके हम उस चीज़ को बढ़ा पाएँ। एंड जब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अचानक से बोन पे लोडिंग नहीं होगी, तो वो फ्रेजाइल भी नहीं होगी, तो वो टूटेगी भी नहीं। अच्छा, मेन एक चीज़ है हमारी बॉडी की एवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि मसल्स हो, बोन्स हो, टेंडन्स हो, लिगामेंट्स हो, आपकी नर्व्स हो, या आपके नर्वस सिस्टम हो, आपकी बॉडी का हर एक टिश्यू, हर एक सेल इस तरह से डिज़ाइंड है कि हम उसको धीरे 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 करके दोबारा से रीट्रेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम जैसे अगर आज हम 2 रोटी खाते हैं और हमने अगले 2 महीने तक 2 ही रोटी खाई, तो तीसरे महीने भी हमारा पेट इस चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाएगा कि हमको 2 ही रोटी खानी है। अगर आज हमने 5 रोटी खाई और 2 महीने हम 5 ही खाते रहे, तो तीसरे महीने हमारा पेट दोबारा से अडेप्ट हो जाएगा 5 रोटी के लिए। कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू अडेप्ट आवर बॉडी बाय कंटिन्यूस लर्निंग एंड रिपीटेशंस, कंटिन्यूस लर्निंग एंड रिपीटेशंस। उसी तरह से बोन जो है, ऑल्दो वो फ्रेजाइल है, ऑल्दो उसकी बोन मास डेंसिटी कम है, बट बाय फिजियोथेरेपी रीलर्निंग हम उस पर जब धीरे 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 करके बार बार लोड डालेंगे, तो हमारी जो टिश्यू है, बोन टिश्यू है, जो हमारे मसल्स है, वो दोबारा से रीलर्न करेंगे और दोबारा से अपने आप को कंपनसेट करना शुरू करेंगे। Something like walking may be appropriate despite the fact that it does not give as effective result as BMD, and something non-threatening like walking may well mean that person does some exercise instead of none at all, giving them other health benefits as well. जो पेशेंट्स कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और ऑस्टियोपोरोटिक हैं, उनकी हम स्टार्टिंग कराएंगे वॉकिंग से। वो भी ब्रिस्क वॉकिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल वॉक, जॉगिंग भी नहीं, एकदम धीरे धीरे आराम से पैर रख के वॉक करना, सो दैट उनके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट ना पड़े। उस वॉकिंग का जो इफ़ेक्ट पड़े वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो, क्योंकि कुछ भी एक्सरसाइज ना करने से बेटर है वो कुछ भी करें हल्का फुल्का। तो वॉकिंग इज़ एसेंशियल। नेक्स्ट इज पीलेट्स। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू। पीलेट्स का मतलब होता है जिस ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें हम अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल अपने हाथ और अपने पैरों के टोस पे करते हैं, ज़मीन पर लेट कर, आइदर इन साइड लाइन और इन प्रोन पोजीशन। तो हम अपना पूरा बॉडी का जो वेट है वो अपने हाथों पे डाल देते हैं और अपने पैरों पे डाल देते हैं। पूरी बॉडी का वेट से मतलब है वो हमारी चेस्ट का वेट, हमारे एब्डोमेन का, पेल्विस का, हिप्स का, नीज का,
थाई का पूरा वज़न हमारे या तो टोज़ पे आता है और हमारे हाथों पे आता है, यानी कि फोर आर्म पे आता है. तो पीलेट्स, there is growing evidence for the effectiveness of pellets. It is controlled type of exercise that uses a low energy consumption to produce a specific desired effects. ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि मोस्टली जो हमारी बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पीलेट्स से ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाती है. आई विल सेंड यू द इमेज ऑफ पीलेट्स कि किस तरह से पीलेट्स होती हैं. The modified pellets exercise program fully incorporates what to avoid and what is safe and effective for osteoporosis. ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी तरह की पीलेट एक्सरसाइज हम ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में करा सकते हैं. पीलेट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन रीट्रेनिंग द कोर स्टेबलाइजर्स. कोर स्टेबलाइजर्स का मतलब है हमारी कोर मसल्स यानी कि एब्डोमेन की, एंटीरियर एब्डोमेन की मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये सारी मसल्स को कोर मसल्स बोलते हैं, जिसमें आपके सिक्स पैक्स बनते हैं, सिक्स पैक एब्स जो बनते हैं वो हमारी कोर मसल्स हैं. तो पीलेट जो है वो मेनली इन मसल्स पे काम करती हैं टू सपोर्ट द स्पाइन ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज. जब हमारी आगे की मसल्स, कोर मसल्स हमारी बैलेंस्ड होगी, वो स्ट्रेंथन होगी, तो वो हमारी स्पाइन को भी सपोर्ट करेंगी और हमारी स्पाइन को कम काम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बोन्स ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं. बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अराउंड द जॉइंट्स. स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बिल्ड करता है अराउंड जॉइंट्स के अराउंड. इम्प्रूविंग पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टैमिना. मतलब ये पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और स्टैमिना बढ़ाएगा. द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट बियरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पीलेट्स आर थॉट टू स्टिमुलेट बोन प्रोडक्शन. क्योंकि उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है तो ये भी माना जाता है कि उससे बोन प्रोडक्शन, जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. As many as 1/3 of women over the age of 55 attending pellet classes will have diagnosed or undiagnosed osteoporosis. Therefore, the Australian Physiotherapy and Pellet Institute advocate a bone building program including standing pellets for people who are at risk. जो ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक पीपल हैं और उनकी एज भी ज़्यादा है, जैसे 55 ईयर्स ऑफ एज, एंड विमेन भी हैं क्योंकि विमेन आर एट हाई रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, तो उनके लिए खड़े होकर पीलेट प्रोग्राम उन्होंने इस्टेब्लिश किया है. ये जैसा आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी एंड पीलेट इंस्टीट्यूट ने, सो दैट उनको कम रिस्क हो उनकी बॉडी गेटिंग फ्रेजाइल का. The focus is on retraining strategies for good balance, posture and strong core during everyday task. Standing weight bearing exercises for hips and wrist. मतलब खड़े होकर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करानी है हिप की और रिस्ट की. रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यूजिंग एडिशनल स्मॉल इक्विपमेंट फॉर द मसल्स अराउंड द रिस्ट. मसल्स पे काम करना है. कहाँ की मसल्स पे? रिस्ट के अराउंड जो है, स्पाइन के अराउंड जो है, हिप के अराउंड जो है, पेल्विस के अराउंड जो है, एंड ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी विच आर ऑल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ऑस्टियोपोरोसिस. क्योंकि यही सारे हमारे बेस बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं बॉडी का, तो इन मसल्स पे काम करना ज़रूरी है. एक्सरसाइजेज आर केयरफुली कंसिडर्ड फॉर दिस ग्रुप. एजुकेशन of the client on how to avoid risky loads while maintaining full functional movements. Yes, मैंने जब भी आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पढ़ाया है किसी भी टॉपिक में, तो मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि फिजियोथेरेपी का सिर्फ काम एक्सरसाइजेज और इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ लगाना नहीं है, हमारा काम रिहैबिलिटेशन करना है. रिहैबिलिटेशन आप तभी कर सकते हो जब आप पेशेंट को एजुकेट करोगे अबाउट द डिजीज़ एंड हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़ एंड व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग दिस डिजीज़. तो ये सारी चीज़ें भी आप पेशेंट को बताओगे ऑस्टियोपोरोसिस के केस में भी. The level to which each individual works will be determined by the severity of their osteoporosis. पेशेंट कितना ऑस्टियोपोरोटिक है, उसकी बोन्स कितना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है, इसके हिसाब से हम पेशेंट को एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाएंगे, उसका वर्क बनाएंगे, उसका डेली रूटीन सिंक्रोनाइज करेंगे. In general terms, meaning whether they have or have not already sustained an osteoporotic fracture and the risk of fractures in the near future. हमें ये ध्यान रखना है कि क्या उनको पहले फ्रैक्चर हो चुका है या होने वाला है या होने के कंडीशन है, क्या उनकी बोन इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है कि हल्के से काम से भी टूट सकती है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमको उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है. अब आता है व्हाट टू अवॉइड, यानी कि डोंट्स. मतलब हमें क्या नहीं करना है, पेशेंट को क्या नहीं कराना है, पेशेंट को बताना है कि क्या क्या उसको नहीं करना है. तो इसमें आता है फर्स्ट, वेयर ऑस्टियोपोरोसिस इज प्रेजेंट सर्टेन एक्सरसाइज और मूवमेंट शुड बी अवॉइडेड टू लोअर द रिस्क ऑफ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर.
जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो वहाँ की बोन्स का, वहाँ के लिम्ब का मूवमेंट कम से कम करवाइए, और हो सके तो पैसिवली कराइए, सो दैट उसके बोन पर या उसकी मसल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े. In those who have already had an osteoporotic fracture or are at a high risk of fragility, fractures, more caution is necessary. जिनको ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है और बहुत बार हो चुका है, मोर प्रोन है, या इतनी कम उनकी बोन मास डेंसिटी है कि कभी भी हो सकता है, उनके साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. इन दोज विद ऑस्टियोपोरोसिस हु हैव नेवर हैड अ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर आर एट लो रिस्क, जिनको कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ वो लो रिस्क में होते हैं, एंड अदरवाइज फिट एंड हेल्दी, अदरवाइज वो फिट और हेल्दी होते हैं. इट मे बी पॉसिबल टू डू हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज एंड मोर रिस्की स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज while bearing in mind all the risky movements and exercises described below and making adaptation as necessary. बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क मस्ट बी कंसिडर्ड. कहने का मतलब कुल मिला के बस इतना है कि आप जो भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा बताया है, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट इन देयर कंडीशन. मतलब हो सकता है आपके पास 4 ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हो, लेकिन चारों के चारों आपके लिए अलग होंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा प्रोन होगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या फ्रैक्चर के लिए, कोई कम प्रोन होगा, कोई ऐसा होगा जिसको अभी जस्ट फ्रैक्चर हुआ होगा, या कोई होगा जो कास्ट लगा कर ही आएगा. तो आपको हर पेशेंट के लिए अपना उसका अलग से एक प्रोग्राम जनरेट करना है, हर पेशेंट का अपना एक प्रोग्राम होगा. Next is high impact exercises such as jumping, running, jogging or skipping, as these types of exercises may cause further fractures. ये सब हमें avoid करनी है क्योंकि ये fracture और ज़्यादा cause कर सकता है. Exercise and activities that increase the risk of falling such as horse riding, skiing, ice skating and sports or activities which involve a quick change of direction, as there is a possibility of fracture in the event of fall. अभी आपने फ्रैक्चर चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसमें कई बार पढ़ा होगा रोटेशनल फ्रैक्चर या रोटेशनल फोर्स से होने वाला फ्रैक्चर. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, हॉर्स राइडिंग, स्काइंग, आइस स्केटिंग एंड कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिसमें हमको बहुत जल्दी से रोटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बोन पे रोटेशनल फोर्स आता है, और ये रोटेशनल फोर्स ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये उसकी बोन को फ्रैक्चर कर सकता है. तो ये हमें अवॉइड करनी है और पेशेंट को भी बताना है कि वो भी ना करें. Care should be taken in situations that can lead to anyone of any age falling, such as unstable ladders and chairs and the icy, snowy pavements, and consider precautions such as ice grippers. Contact sports are also not advisable. Contact sports भी हमें नहीं करने हैं, ice वाले नहीं करने हैं, ladders वाले नहीं करने, ये सब हमको avoid करना है. Exercises in which the spine bends forward, मतलब flexion exercises, especially in standing, as the spine is loaded by gravity, such as touching the toes and roll down pilettes. ये सब हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये सारा काम हमारी स्पाइन पे या हमारी फ्रेजाइल बोन पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा ड्यू टू ग्रेविटी. अवॉइड सिटअप्स नहीं करने, एब्डोमिनल क्रंचेस नहीं करने, कोलैप्स, सी कर्व एंड एनी अदर एक्सरसाइजेज विच कंप्रेस द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द thoracic spine where most of the trabecular cancellous bone is located, which may result in comparison or wedge fracture in the spine. हमें कोई भी स्पाइन की ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि हमारे स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर होने की वजह से दोबारा हमारा काइफोटिक कर्व बन जाए, काइफोटिक कर्व बनने की वजह से क्योंकि हमारा जो एंटीरियरली प्लेस्ड चेस्ट है, एब्डोमेन है, ये सारा कंप्रेस होने लगेगा, तो हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस भी ख़राब हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी. एडिंग वेट और फोर्स वुड फर्दर इंक्रीज द रिस्क, और अगर उसमें हम वेट भी ऐड कर देते हैं किसी तरह से तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है. स्पाइनल फ्लेक्शन combined with twisting exercises such as twisting sit-up, as the combined movement of flexion and rotation cause high compression force in the spine and can result in a compression or wedge fracture. तो हमें स्पाइनल फ्लेक्शन और ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, जैसे कि जो एक रोटेशन एक्सरसाइज होती है लिटा के करने वाली, या स्पाइनल फ्लेक्शन होता है, ये सारा हमें नहीं कराना है. Activities which require bending or twisting forcefully such as golf, tennis, bowling and some yoga poses are not suitable. ये सब भी हमको नहीं करानी, ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवॉइड करनी है. Spinal twisting or side bending exercises which are forced, uncontrolled or loaded by weights, resistance bands and long levers should be avoided. ये सब हमको अवॉइड करना है. लॉन्ग लेवर्स मतलब लंबे, जैसे शोल्डर की हेल्प से रिस्ट में बॉल पकड़ के उठाना, ये सब लॉन्ग लेवर एक्सरसाइजेज है, ये सब हमें नहीं करनी है. मेंटेनिंग मूवमेंट एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ आर एडवाइजेबल एज लॉन्ग एज द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड एंड गुड पॉस्चर इज मेंटेन्ड.
Rolling like a ball and rolling around on the spine are not safe and should be avoided as these transfer pressure from the floor onto the spine. रोलिंग एक्सरसाइजेज, मैट एक्सरसाइजेज जो हम ज़मीन पर करवाते हैं, हमको वो भी अवॉइड करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन से भी हमारी स्पाइन पे फ्रैक्चर आने के चांसेस है. स्पाइनल आर्टिकुलेशन इनटू अ हाई ब्रिज पोजीशन शुड बी अवॉइडेड. ब्रिजिंग एक्सरसाइज नहीं करानी है. Non-articular in a low bridge position is a safe option and a pelvic curl is safe. Avoid placing body weight onto the neck. नेक पे हमें प्रेशर नहीं डालना है. ब्रिजिंग एक्सरसाइज कराने के लिए हम पेशेंट को ब्रिजिंग करा सकते हैं पैसिवली, और उसके नीचे पिलो प्लेस कर सकते हैं सो दैट उसकी जो स्पाइन है वो सारी सपोर्टेड रहे. नेक के नीचे भी हमें पिलो प्लेस करना है सो दैट नेक की स्पाइन पे ज़्यादा वजन ना जाए और वो टूटे ना. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप फ्रॉम एन अडक्टेड पोजिशन. ये नहीं करना है. शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ एवर्जन फ्रैक्चर. हाउएवर द क्लैम कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग अ पिलो बिटवीन द नीज. हम पिलो के सपोर्ट से हल्का फुल्का पैसिव एक्सरसाइज करा सकते हैं. लोडेड नेक फ्लेक्शन विद द हेड इज अनसपोर्टेड शुड बी अवॉइडेड. नेक का फ्लेक्शन जिस पे वज़न हो ये हमें नहीं कराना है. इंस्टेड सपोर्ट द हेड इन द हैंड्स व्हेन लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड. जब उसको ज़मीन से या आप कहीं से उठा रहे हो तो उसको पैसिवली उठाओ, आप पूरे अपने हाथ के सपोर्ट पे उठाओ. बी केयरफुल व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग. खांसते और छींकते समय हमें बहुत स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम खांसते या छींकते हैं तो पूरा प्रेशर हमारी चेस्ट पे आता है, चेस्ट की बोन्स पर आता है और हमारी स्पाइन पे आता है. तो अगर वो फ्रेजाइल होगी हमारी स्पाइन की बोन्स तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. फ्रैक्चर्स कैन अकर from the forceful cough or sneeze if the back is rounded or twisted. Sitting or standing against something for support or bracing in an upright position are advisable. अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप उसमें ऑर्थोसिस का यूज़ कर सकते हो, ब्रेसिस का यूज़ कर सकते हो, स्पाइनल ब्रेसिस, मिनर्वा ब्रेसिस, इन सब का भी यूज़ कर सकते हो. टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन लिफ्टिंग, मूविंग एंड हैंडलिंग पेशेंट. जब पेशेंट को आप लिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो या हैंडल कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, क्योंकि उस समय पेशेंट जो है वो लोकोमोटरी कंडीशन में है, मोबाइल कंडीशन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएं अगर आपने केयर नहीं की. तो अगर वो गलती से भी गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. Lifting and picking up things from the floor can lead to compression fractures in spine, especially if the back is bent or twisted. मतलब हम पेशेंट को मना करना है कि उसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन नहीं करना है, ज़मीन से कुछ भी चीज़ उठानी नहीं है, आगे की तरफ झुकना नहीं है. The back should always be kept straight and the legs should be doing the hard work. Heavy cases and shopping bags can cause fractures too. कुछ भी हैवी वेट नहीं उठाना है. कुछ भी हैवी वेट से मतलब है शॉपिंग बैग्स जिनमें हल्का सा भी वजन होता है, हमें वो भी पेशेंट को मना करना है उठाने के लिए. So carrying less and spreading the load will help to avoid fracture. Consider placing shopping bags on a chair rather than the floor. और मॉडिफिकेशन हम को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि जैसे हमने अगर अपने जूते ज़मीन पे रखे तो हम जूते ज़मीन पे ना रख के किसी टेबल के टॉप पर रख दें, या हमने कोई भी सामान जो ज़मीन पर रखना है उसको हम कहीं ऊपर की जगह उठा कर रख दें, सो दैट हमें आगे फॉरवर्ड बेंडिंग ना करनी पड़े. जब हम इसको ऊपर रखेंगे तो पेशेंट की फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी बनी रहेगी और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा. तो थैंक यू वेरी मच. ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. अच्छा, एज आई हैव टोल्ड यू कि पीलेट एक्सरसाइजेज, तो ये कुछ पीलेट एक्सरसाइजेज हैं, सेफ़ हैं और ये ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं. एक ये है, नेक्स्ट ये है जिसमें हमारा पूरा बॉडी वेट सब पूरी हमारी बॉडी सपोर्टेड है, पूरा बॉडी वेट हमारी किसी बोन पर नहीं आ रहा है. ये भी पीलेट एक्सरसाइज है. दिस इज़ अगेन वन टाइप ऑफ पीलेट एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ पीलेट एक्सरसाइज. तो ये आप कंसिडर कर सकते हो वाइल exercising your patient of osteoporosis. Chalo, thank you very much. And from this we have completed our osteoporosis chapter, and if any doubts you can ask me whenever you want between 9 to 5. Thank you.